बच्चों, हमारा मिशन है हमारा नॉवल, और हम पढ़ रहे हैं जूलियस सीजर। जूलियस सीजर को हम कवर कर रहे थे अपने अलग अलग पार्ट्स में, और हमने आपको बताया था जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर सर। विलियम शेक्सपियर सर की भी हमने बात की कि इनका जो एक लॉन्ग जर्नी था फॉर द पर्पस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इनका जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था वो हम सबके सामने आया, इनके नॉवेल्स, इनके स्टोरीज, और अगर हम कहें कि इनके द्वारा लिखी गई हर वो चीज़ जो लिटरेचर में महत्वपूर्ण योगदान देती है, इसीलिए हम कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर सर को इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है। एक और बात हमने आपको बताई थी जूलियस सीजर के बारे में कि जूलियस सीजर जो है वो एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि जो जूलियस सीजर खुद हैं वो 3 बार इनको क्राउन ऑफर किया जाता है एंटनी के द्वारा, बट ये तीनों बार रिफ्यूज़ कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये अपने खुद के ही लोगों का शिकार हो जाते हैं। संघ के जो सीनेट मेंबर्स होते हैं उन्हीं की गलतफहमियों का कह सकते हैं, या उन्हीं का प्रतिशोध लेने का जो तरीका था उसके ये शिकार हो जाते हैं, इनका मर्डर कर दिया जाता है बच्चों। और अगर हम ये कहें कि इसका जो ये अंत है ये यही नहीं हुआ, इनके जो अडॉप्टेड चाइल्ड हैं जिनको हम कहें ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस ने एंटनी के संग मिलके, और अपोजिशन में थे ब्रूटस, जी हाँ ब्रूटस और कैसियस, तो उनको हराया था। कई सारी चीज़ें हमने आपको इसमें बताई थी कि कैसे ये प्ले जो है वह डेवलप हो रहा है। हमने आपको बताया था कैसे शेक्सपियर सर ने अलग अलग ऐसे सीन्स को हटा के अपनी तरफ से कुछ सीन्स जोड़े थे ताकि कि ये जो प्ले है हम सबको बहुत ही अच्छा लगे। हमने आपको इससे पहले वाले पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे बच्चों। टुडे वी आर आल्सो टेकिंग क्वेश्चन आंसर्स बट इन द फॉर्म्स ऑफ पैसेजेस। ओके, तो हम यहाँ पे आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करके आपको ये बताएंगे कि अलग अलग यहाँ पे हम किस तरीके से ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं बच्चों, टिस बैटर दैट से जो स्टार्ट हो रहा है डिफेंस एंड निम्बलनेस में। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग करेंगे इसका रेफरेंस देके। ओके, रेफरेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये लाइंस कहाँ से ली गई है। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले जूलियस सीजर which has been composed by the dramatist William Shakespeare, who was born on 23rd April in 1564 in Stratford-upon-Avon and passed away on the same date in 1616। हम बात कर रहे हैं हमारे इस प्ले की, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे जूलियस सीजर की लाइंस है इनको ही कंटिन्यू करते हुए हम रेफरेंस में लिखेंगे कि ये जो लाइनें हैं ये हमारे प्ले जूलियस सीजर से ली गई हैं, और इनको जो कंपोज किया है वो हमारे ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर सर ने की है। विलियम शेक्सपियर सर के बारे में हम बताएंगे बच्चों कि विलियम शेक्सपियर सर वॉज बॉर्न ऑन 23rd अप्रैल 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड-अपॉन-एवन। और अगर हम इनकी डेथ की बात करते हैं तो हम सेम डेट 23rd अप्रैल 1616 में स्ट्रैटफोर्ड-अपॉन-एवन में ही इनकी डेथ हुई थी। He is regarded as the national poet of England। और अगर हम राष्ट्र कवि नेशनल पोएट की बात करते हैं तो इंग्लैंड के नेशनल पोएट के रूप में विलियम शेक्सपियर सर का नाम बहुत ही अच्छे से शुमार होता है। ये तो हमने इसका रेफरेंस ले रहे हैं, अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट लेके इसको आपको बताएंगे। इन दीज लाइन्स वी फाइंड द सेंस ऑफ चीटिंग and great strategy against the enemy in which Cassius makes plans to misguide the soldiers of Antony। ये जो घटना है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि ये जो लाइनें हैं इन लाइनों में हमें क्या पता चलता है बच्चों, हमें पता चलता है कि एक बहुत ही स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग की जा रही है, एक चीटिंग की जा रही है एनिमीज़ में, जिसमें कौन शामिल है बच्चों, जिसमें कैशियस है वो शामिल हैं। वो एक प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे एंटनी के जो सोल्जर्स हैं उनको वो मिसगाइड कर सके, तो इसको हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में लिख के बताना होगा। और एक्सप्लेनेशन जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ हम बताएंगे इसमें, इन दिस स्ट्रेंजा वी फाइंड दैट कैशियस इज एड्रेसिंग ब्रूटस एंड रिवील्स हिज प्लान्स टू रिमेन हाइडिंग इन their tents and let the enemy search them here and there।
एक्सप्लेनेशन करते वक्त इन लाइनों का बच्चों हमें समझाना होगा इन्हीं लाइनों के अंदर क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे, इस स्टेंजा के अंदर हम यह देखते हैं कि जो कैशियस है वो किसको एड्रेस कर रहा है बच्चों, वह एड्रेस कर रहे हैं ब्रूटस को। और ब्रूटस को एड्रेस करते वक्त वो एक प्लान रिवील करते हैं, एक प्लान को उजागर करते हैं जिसमें बताया जाता है कि हमें अपने टेंट्स में ही रहना होगा ताकि जो हमारे एनिमी है, एनिमी इट मीन्स हमारे शत्रु, ताकि जो हमारे शत्रु हैं वो हमें इधर उधर ढूंढते रहें। तो ये एक तरीका है। सबसे पहले आपको रेफरेंस देना है, देन कॉन्टेक्स्ट देना है, देन एक्सप्लेनेशन इसमें लिखना होगा। हम इसके और भी प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, इसी में हम इसको पहले कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसे प्रैक्टिस सेट करने से आपको इजीली इस प्ले के बारे में पता चल जाएगा। इन दिस वे द सोल्जर्स विल बी टायर्ड एंड इट विल लॉस देयर टाइम एंड एनर्जी। यहाँ पे कैसियस की ये प्लानिंग थी कि इस तरीके से जो एंटनी के सोल्जर्स हैं वो क्या करेंगे, हम लोगों को इधर उधर ढूंढते रहेंगे, इधर उधर ढूंढेंगे तो वो हम थक जाएंगे। टायर्ड मीन्स थकना, और थकने के बाद में क्या होगा, वो अपना टाइम तो वेस्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में उनकी जो एनर्जी लेवल है वह भी डाउन हो जाएगा। His soldiers will be killed and they will remain sitting and make another plan to save themselves and misguide the army of the rivals। और यहाँ पे कैशियस कंटिन्यू करते हैं, कैशियस कंटिन्यू करते वक्त बताते हैं कि इस तरह से उनका एक तो टाइम और उनका एनर्जी का लॉस होगा, साथ में ही जो सोल्जर्स हैं उनको हम किसी भी तरीके से मार देंगे और एक सिटिंग करेंगे, एक प्लानिंग करेंगे जिसमें हम दूसरे प्लान के अंतर्गत कैसे अपने आप को बचाएं और किस तरह से जो आर्मी है उनको मिसगाइड करते रहें। अपोजिशन पार्टी की जो आर्मी है उन्हें हम मिसगाइड करते रहें। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पूरा लिखना होगा। साथ ही हमें लिखना होगा क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट में हम यहाँ पे लिखेंगे इसी स्टेंजा के बारे में। देखिए बच्चों, इन दिस एक्सट्रैक्ट द प्ले राइट क्लियर्स द सेंस ऑफ हुडविंक एंड tricks of the battlefield which express the internal sense of cheating, which show the personification of इनकन्सिस्टेंसी एंड डिसीविंग अदर्स। अब यहाँ पे हम हमारे जो प्ले राइट है विलियम शेक्सपियर सर है उनकी हम बात करते हैं, उनके द्वारा जो राइटिंग्स लिखी गई है हम उनकी बात करते हैं। और हम देखते हैं कि इस एक्सट्रैक्ट में विलियम शेक्सपियर सर हमें यह बताना चाहते हैं कि कैसे ट्रिक्स अपनाई जा रही है, किस तरह से युद्ध के मैदान में ट्रिक्स को अपनाते हुए इंटरनल सेंस जो उसका होता है ट्रिक्स का, वो क्या होता है, चीटिंग करना। और इस तरह से ये सब चीज़ों को युद्ध के मैदान को पर्सोनिफाई करते हुए वो हमें बताते हैं कि कैसे दूसरे के लिए हम एक माहौल पैदा कर रहे हैं, दूसरों को हम धोखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी है बच्चों विलियम शेक्सपियर सर की, उसको हमें सीक्वेंस वाइज लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। वन मोर सैट विद ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम लाइंस ले रहे हैं जिसका एक्सट्रैक्ट है। देखिए, योर स्टैच्यू स्पाउटिंग से लेके सच रिवाइविंग ब्लड तक। यहाँ पे हमें वही पैटर्न बार बार मैं आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में ले रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा बच्चों, हमें लिखना होगा यहाँ पे रेफरेंस। रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले जूलियस सीजर विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द playwright William Shakespeare, who was born on 23rd April 1564 and passed away on the same date in 1616। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा बच्चों वह टारगेट होगा कि ये लाइंस कहाँ से ली गई है और उनको कंपोज किसने किया है। रेफरेंस में हम इस चीज़ का हवाला देते हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले जूलियस सीजर। जूलियस सीजर से लिखी गई है। फिर हम बताएंगे कि इसमें इन लाइनों को कंपोज किसने किया है। ये लाइन्स कंपोज की गई है प्ले राइट विलियम शेक्सपियर सर के द्वारा। अब हम विलियम शेक्सपियर सर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23rd अप्रैल 1564। और अब पूरा लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं स्ट्रेट अपॉन A1 में।
और पास्ड अवे ऑन द सेम डेट इन 1616 में 23 अप्रैल को ही इनका डेथ हो गया। यह हमारा रेफरेंस पार्ट हुआ है बच्चों। इसके बाद में हम कॉन्टेक्स्ट पार्ट लेंगे। कॉन्टेक्स्ट पार्ट में इस लाइन के अंदर जो भी बातें कही गई है उनको हमें यहाँ पे बताना होगा। Calpurnia stopped Caesar from going to the Senate house by telling him about her bad dream. Calpurnia जो है वो हम देखते हैं जूलियस सीजर की वाइफ होती हैं और उनको एक सपना आता है। सपना आता है कि कहीं कुछ उनके हस्बैंड के संग अनहोनी होने वाली होती है और वो इसी सपने के डर से वो क्या करती हैं कल्पूर्निया चाहती हैं कि सीजर जो 8 मार्च का जो इवेंट हो रहा है वहाँ पर ना जाए और इसका रीज़न भी बताती है। वो रोकते हुए कहती भी है कि आप सीनेट हाउस में मत जाइए। जूलियस सीजर को कल्पूर्निया कहती है आप सीनेट हाउस में मत जाइए। क्यों? क्योंकि मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया है। Then Decius induces Caesar to march to the Senate House by interpreting her dream in a wrong sense. परंतु हम क्या देखते हैं बच्चों इन लाइन्स में? हम देखते हैं कि जो डीसीएस है वो सीजर को कहीं इसको इंटरप्रेट कल्पूर्निया के सपने को इंटरप्रेट करते हुए वो थोड़ा सा गलत सेंस में उनको बताते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, ऐसे सपने आते रहते हैं, आपको तो आज सीनेट हाउस ज़रूर जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे डीसीएस का रोल भी हमें समझ में आ रहा है। उनके द्वारा जो लाइन्स को इंटरप्रेट करके रॉन्ग सेंस में बताया गया उसकी चीज़ को भी हमें यहाँ पे लिखना होगा। साथ ही हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे इन लाइंस का। एक्सप्लेनेशन देते वक्त हम क्लियर करेंगे इन लाइंस के अंदर क्या क्या और चीज़ें इंक्लूडेड है। ओके, These lines have been uttered by Decius Brutus. ये जो लाइन्स हैं ये किसके द्वारा बोली गई हैं बच्चों? ये बोली गई हैं डीसियस ब्रूटस के द्वारा। He tries to interpret the dream of Calpurnia. वो क्या चाह रहे थे बच्चों? वो कल्पूर्निया जो जूलियस सीजर की मिसेज है उनको एक बुरा सपना आया है। उस बुरे सपने को वो तो अपने हस्बैंड को बता रही हैं, संग में डीसीएस ब्रूटस वहाँ पे खड़े हैं और डीसीएस ब्रूटस को जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे सीजर को इनके सपने को इंटरप्रेट करके बताया जाए। एंड एक्सप्लेन सीजर द सेंस ऑफ द ड्रीम का सेंस बता रहे हैं वो वहाँ पे कि कल्पूर्निया का जो सपना है उसको इंटरप्रेट करके बताया जा रहा है। He says that flowing blood through the veins of the statue and laughing face of the people of Rome are washing their hands in the blood of Caesar means Caesar will be the cause who will make them available new life and better facilities to them, and it will be the mark of peace and prosperity in the life of Roman Empire. अब यहाँ पे कल्पूर्निया के सपने को अलग तरीके से इंटरप्रेट करके ब्रूटस जो हैं वो सीजर को क्या कह रहे हैं वो हमें बताना है बच्चों। वो कहते हैं कि जूलियस सीजर के लिए जो कल्पूर्निया को सपना आया है कि जो बहता हुआ खून है वो उनकी वेन्स में, किसकी? स्टैचू की वेन्स में, नसों में से बहता हुआ खून जो बह रहा है और जो रोम के लोगों का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है कल्पूर्निया को सपने के अंदर, वो सब क्या है? उनको लग रहा है कि लोग हंसते हुए अपने हाथों को सीजर के ब्लड से धो रहे हैं, वॉशिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपना तो ये आया था कल्पूर्निया को और उनको लग रहा था कि ये तो गलत सपना है, पर ब्रूटस जो है वो इसको इंटरप्रेट करते हुए बच्चों कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, इसका मतलब तो यह है कि सीजर जो है वो एक नई लाइफ दे रहे हैं। किसको बच्चों? नई फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। किसको बच्चों? वो दे रहे हैं रोमन एम्पायर को। और बताया जा रहा है कि इसके द्वारा शांति फैलेगी और हमारे रोमन जो पीपल्स हैं, रोमन एम्पायर के जो लोग हैं, उनका प्रॉस्परस होगा, उनमें समृद्धि होगी। यहाँ पे ब्रूटस ने इंटरप्रेट करते वक्त कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक धोखा रखा है। वो बताना चाहते हैं गलत सेंस में कल्पूर्निया के सपने को। क्रिटिकल नोट से हमें इस क्वेश्चन के आंसर को फिनिश करना होगा। देखिए यहाँ पे इन दीज लाइन्स
The playwright comments on the views of the society and proves the perfect existence of fantasy and superstition in the society, which becomes the cause of unnecessary miseries. हम यहाँ पे देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने ना सिर्फ युद्ध का वर्णन किया है, विलियम शेक्सपियर ने ना सिर्फ वहाँ की जो सिनेट्स हैं उनका वर्णन किया है, बट वो सोसाइटी के अंदर भी जो अलग अलग हम कह सकते हैं ना कि सुपरस्टिशंस होते हैं उनके बारे में भी बताया है। जैसा कि यहाँ पे कल्पना के सपने और इसके अलावा भी वो कई तरह की सुपरस्टिशियस पावर पे बिलीव करती थी, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे क्रिटिकल नोट में हमें लिखना होगा बच्चों कि यहाँ इन लाइंस के अंतर्गत सोसाइटी के ऊपर अपने विचार रखे गए हैं और यह प्रूव किया गया है कि कैसे फैंटेसीज और सुपरस्टिशन जो है वो सोसाइटी में फैल रहा है, अंधविश्वास फैल रहा है, और इस अंधविश्वास की वजह से अलग अलग जो अननेसेसरी माइजरीज हो रही हैं वो वहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। तो क्रिटिकल नोट से हमें इसको ज़रूर समाप्त करना होगा। वन मोर एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस। एक लाइन है यहाँ पे, इट टू ब्रूट देन फॉल सीजर। सीजर की मौत के समय का ये पूरा लाइनिंग है। यहाँ पे जो सीजर हैं उनका मर्डर कर दिया जाता है और उस टाइम क्या सीक्वेंस होती हैं, वो क्या वर्डिंग्स जो है वो अटर कर रहे हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम रेफरेंस देंगे बच्चों यहाँ पे। These lines has been taken from the play Julius Caesar, composed by the playwright William Shakespeare. रेफरेंस में हमेशा हमें लिखना होगा कि ये लाइंस किसके द्वारा लिखी गई है और किस प्ले से लिया गया है इसको। तो हम बताएंगे ये जो लाइंस हैं वो प्ले जूलियस सीजर के द्वारा लिखी गई है और जूलियस सीजर को कंपोज किया है प्लेराइट विलियम शेक्सपियर सर ने। अब हमें बताना होगा विलियम शेक्सपियर सर का बॉर्न एंड डेथ वाला लाइनिंग। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एंड पास्ड अवे इन 1616। तो 23 अप्रैल 1564 को इनका बर्थ हुआ है और 23 अप्रैल 1616 में इनकी बच्चों डेथ हो गई है। तो ये पोर्शन हमारा रेफरेंस को समाप्त करता है। कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना होगा सेंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे, इन दिस लाइन वी फाइंड द सेंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड पेन एट द मोमेंट ऑफ डेथ। जब जूलियस सीजर की डेथ हो रही होती है और डेथ के टाइम में उनके अंदर एक अलग ही तरह का डिस्ट्रेस चल रहा है, एक अलग ही तरह का पेन, उनको दर्द हो रहा है, उस मृत्यु के क्षण का यहाँ पे वर्णन किया गया है। Caesar is surprised to see such a sudden conspiracy against him and desires to talk with Brutus. सीजर जो है वहाँ पे सीनेट में एकदम से जो उनके लिए कॉन्स्पिरेसी हुई है उसके बारे में देख के उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं, उनको आश्चर्य हो रहा है, साथ में ही वो ये चाहते हैं कि उनकी जो इच्छा है, एक बार ब्रूटस से बात करने की उनकी इच्छा ज़रूर हो रही थी कि वो इस टाइमिंग में ब्रूटस से बात करें। एक्सप्लेनेशन में हम इसे और डेवलप करेंगे बच्चों। दिस इज द स्टेटमेंट विच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय सीजर हु इज वाउंडेड बिकॉज कास्का एंड अदर कॉन्स्पिरेटर्स हैव स्टैब्ड हिम। यहाँ पे जो डेथ का सीन है उसके बारे में हमें बताना है। हम बता रहे हैं दिस इज़ द स्टेटमेंट, यह जो स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन का, इसमें एक सीजर के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि वो काफ़ी घाव हो गए, उनको मर्डर किया गया था बच्चों, आपको बताया गया था उनकी हत्या की गई थी। तो उस हत्या के समय वो ये देख रहे थे कि वो कास्का और जो दूसरे कंस्पिरेटर्स हैं जिनने मिलके जूलियस सीजर की हत्या की थी, तो वो उस मोमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे। ही इज एट द मोमेंट ऑफ डेथ। और हम क्या देखते हैं, जूलियस सीजर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रहार किया गया कि वो उनके मृत्यु के क्षण थे।
His last words which have been spoken by Caesar are not obvious, but it seems as if Caesar is calling Brutus and wants to say something to him. यहाँ पे हम इनके डेथ का जो मूवमेंट है, जूलियस सीजर की डेथ के मोमेंट का सीन है, वहाँ पे उनके द्वारा जो लास्ट वर्ड्स जो हैं सीजर के द्वारा बोले गए हैं उनके बारे में है। ऐसा लग रहा है कि जो सीजर हैं वो ब्रूटस से बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं। It seems Caesar desires that Brutus should take revenge of his death and kill the conspirators who have killed him. अब यहाँ पे हकीकत क्या होती है बच्चों? हमें पता है कि ब्रूटस जो है वो भी कास्का से मिला हुआ है, लेकिन जूलियस सीजर को तो यह बात नहीं पता है और इसीलिए जूलियस सीजर क्या चाह रहे थे कि मेरी तो डेथ हो रही है, बट वो ब्रूटस को बुलाना चाहते थे और उनसे कुछ कहना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि जूलियस सीजर की अंतिम इच्छा है कि जो ब्रूटस है वो मेरी मौत का बदला ले, मेरा जो मर्डर कर दिया गया है उसका बदला ब्रूटस जरूर ले, और जो कॉन्स्पिरेटर्स जिन्होंने उनको मारा था उनको जरूर मृत्यु देवे। तो यहाँ पे ये एक सीक्वेंस बना है बच्चों, क्रिटिकल नोट से हम इसे समअप जरूर करेंगे। इन दिस लाइन द प्ले राइट शोज द सीन ऑफ टेरिबल डेथ। यहाँ पे इस लाइन में हम क्या देख रहे हैं? प्ले राइट कौन है? हमारे विलियम शेक्सपियर सर। तो विलियम शेक्सपियर सर जो हैं वो एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जिसमें कि जूलियस सीजर की मृत्यु दिखाई जा रही है एंड क्लियर्स दैट ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड ट्रस्टेड पर्सन कैन बी द क्यूज ऑफ आवर डेथ। और एक सीन क्रिएट करते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि इनकी जो डेथ हुई है जूलियस सीजर की, या एक धोखेबाज लोगों के द्वारा जो डेथ बताई जाती है, उसमें क्या है कि हमारे जो खुद के दोस्त हैं जिन पे हम विश्वास करते थे उन्होंने ही क्या किया, वही मेरी डेथ का कारण बने हैं। सो दैट अ पर्सन ought to remain alert during his lifetime and never trust on the most trusted person। एंड यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर बात रखते हुए विलियम शेक्सपियर सर एक बात ज़रूर कहते हैं बच्चों। वो क्या कहते हैं कि हमें हमेशा सोसाइटी में जो चीज़ें गोइंग ऑन है उसको ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहिए, और हमेशा जो पर्सन हमारे आसपास हैं या हम जिनको कह सकते हैं कि बहुत ही क्लोज पर्सन्स हम जिन्हें मानते हैं उनसे भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, उनके ऊपर भी हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नेवर ट्रस्ट ऑन द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। सबसे ज़्यादा विश्वासकारी पर्सन के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तो थी एक बात इस लाइन के ऊपर। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे इसमें हम अलग अलग जो ये लाइंस हैं इनको समझाते हुए हम आपको इस पूरे प्ले के बारे में बता रहे हैं। आपको वापस सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं कि कैसे इस प्ले में क्या क्या सिचुएशंस हुई थी, और उनको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल नोट के द्वारा हमें कैसे एब्रिविएट करके भी हम इसे समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड देयरफॉर थिंग दैट इन द शेल। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ये लाइंस किससे ली गई है, कौन से प्ले से ली गई है, और हु इज़ द प्ले राइट हेयर। और किस में लिखेंगे बच्चों हम इन लाइनों को? इन लाइनों को हम कवर करेंगे हमारे रेफरेंस पोर्शन में। ओके, These lines have been taken from the play Julius Caesar, which has been composed by William Shakespeare, who was born on 23rd April 1564 and passed away in 1660 on the same date. अब सेम डेट हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें भी रिकॉल रहती है, और सेम डेट इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि आपको भी ये सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई है। प्ले जूलियस सीजर के द्वारा ली गई है, और जूलियस सीजर को कंपोज किसने किया है? विलियम शेक्सपियर सर ने। और विलियम शेक्सपियर सर का बर्थ कब हुआ है? 23 अप्रैल 1564 को, और 23 अप्रैल
16, इट मीन्स डेट सेम है, ईयर सेम है, उनकी डेथ हुई है। तो ये पोर्शन हम इंक्लूड करेंगे हमारे रेफरेंस पोर्शन में। देन हमारा आता है कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट में हम इन्हीं लाइनों के बारे में सम अप करते हुए लिखेंगे, इन दीज लाइन्स वी फाइंड द सेंस ऑफ ग्रेट केयर and perfect investigation about the character of Caesar and his political policies after becoming the monarch of Rome। यहाँ ये जो लाइन्स है इसमें स्पेशली बताया गया है कि कैसे एक ग्रेट केयर दी गई है, एक परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन की गई है। एक करेक्टर है, करेक्टर किसका है बच्चों? करेक्टर है सीजर का। और सीजर के करेक्टर को बताते हुए हम बताएंगे कि कैसे उनके जो पॉलिटिक्स पॉलिसीज़ थी, क्या क्या पॉलिटिक्स पॉलिसीज़ थी, और वो कैसे मोनार्च ऑफ द रोम की तरह अपने आप को इन पॉलिसीज़ के द्वारा स्थापित कर पाए थे। हमने आपको बताया था बच्चों कि 3 बार युद्ध काफ़ी जीते थे और सच्चे युद्ध जीते थे, और वो रोम की भलाई के लिए काम कर रहे थे। ब्रूटस उनका बेस्ट फ्रेंड था, बट उनको लग रहा था कि कहीं ये इगोइस्टिक ना हो जाए, प्राउडी ना हो जाए, तो वो एक डर लग रहा था उन्हें कि इसके लिए ये कहीं रोम के अगेंस्ट ना हो जाए, पीपल के अगेंस्ट ना हो जाए। तो वो सब सीक्वेंस आपको याद आ रही होगी बच्चों। तो हमें एक्सप्लेनेशन में कवर करना है, ब्रूटस के भी करेक्टर को लेंगे हम, प्लस सीजर की जो पॉलिटिक्स पॉलिसीज है उनको भी इंक्लूड करेंगे। इन दीज लाइन्स वी फाइंड द ओपिनियन ऑफ ब्रूटस अबाउट द करेक्टर ऑफ सीजर। ब्रूटस के दिमाग में सीजर के करेक्टर के लिए जो जो बातें चल रही थी उनको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। ही कंसिडर सीजर एज एन एग ऑफ अ serpent which is poisonous and it will become a venomous serpent after becoming the king, so that he must be killed in the primary stage and not to let him give an opportunity to become the dictator and improve his power and kingdom। ब्रूटस जो हैं वो जूलियस सीजर के बारे में क्या सोच रहे हैं उसको यहाँ पे बताते हुए लिखना है कि ब्रूटस सोचते हैं कि जो सीजर हैं वो तो सांप का अंडा है, एग ऑफ अ सरपेंट, सांप का अंडा है, और वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। इसके अलावा वो एक विनोमस सरपेंट की तरह वहाँ पे आ गया है जो कि किंग बन रहा है। आपको पता जूलियस सीजर जो है वो नहीं चाहते थे कि उनको क्राउन भेंट करे, बस ब्रूटस के दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी, और वो ये देख रहे थे कि अरे अगर ये राजा बन जाते हैं तो ये क्या करेंगे, ये प्राइमरी स्टेज पे ही इनको ज़्यादा नुकसान ना कर दें, इसलिए इनको प्राइमरी स्टेज पे ही मार देना चाहिए और उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए। किसको बच्चों? जूलियस सीजर को। कौन कह रहा है ये बात? यह बात कह रहे हैं ब्रूटस। ब्रूटस की मेंटेलिटी है कि भाई जूलियस सीजर को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कौन है? वो एक एग ऑफ अ सरपेंट है, और उनको डिक्टेटरशिप दे दी तो हम क्या देखेंगे कि उनके पास ही सारी पावर आ जाएगी, सारी राज सत्ता, किंगडम उन्हीं के पास आ जाएगी। तो वो एक जो टेरर था, माइंड में एक डर बैठा हुआ था ब्रूटस के लिए कि कहीं जूलियस सीजर जो है वो इतने पावरफुल ना बन जाए, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये तो कहीं ना कहीं सांप के बच्चे हैं और इनको ऐसा जहर इनके अंदर है कि ये पूरे हमारे किंगडम को फिनिश कर देंगे, खराब कर देंगे। क्रिटिकल नोट में हमें इसको सम अप करना होगा। इन दिस स्टैंजा द ड्रामेटिस्ट यूजेस मेटाफर एंड इंट्रोड्यूसेस सीजर इन द फॉर्म ऑफ अ स्नेक। हम क्या देखते हैं जूलियस सीजर लिखते वक्त, विलियम शेक्सपियर सर ने, जब हम लिटरेचर की बात करते हैं बच्चों तो हम देखते हैं लिटरेचर जो है वो अपने आप में अपनी ग्रामर समेटे हुए होता है। तो यहाँ पे जूलियस सीजर लिखते वक्त विलियम शेक्सपियर सर ने मेटाफर यूज़ किया है और ब्रूटस के शब्दों में उसको कहलवाया है कि सीजर जो हैं वो तो सांप हैं। सीजर इज इन द फॉर्म ऑफ अ
स्नेक। तो यहाँ पे स्नेक जो है वो मेटाफर है। हमने आपको बताया था जब दो चीज़ों की तुलना बिना एज या लाइक शब्द यूज़ किए होती है तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है। और जब दो चीज़ों की तुलना, दो शब्दों की तुलना हम कह सकते हैं एज या लाइक को यूज़ करते हुए कही जाती है, तो वहाँ पे बच्चों क्या यूज़ होता है, वहाँ पे यूज़ होती है सिमिली। तो सिमिली और मेटाफर दो अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया है विलियम शेक्सपियर सर ने। उन्होंने क्या किया है, जूलियस सीजर को एज अ स्नेक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और ये शब्द कहलवाए हैं उन्होंने ब्रूटस के मुंह से। The dramatist clears that the character of Caesar will be as dangerous as that of a serpent for the Roman Empire। और यहाँ पे जो ड्रामेटिस्ट हैं विलियम शेक्सपियर सर हैं, वो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि ये जो सीजर का करैक्टर है ये बहुत ही खतरनाक है। कैसा खतरनाक है, सरपेंट की तरह खतरनाक है। किसके लिए बच्चों, रोमन एम्पायर के लिए। तो रोमन एम्पायर के लिए जूलियस सीजर खतरनाक है। कितने खतरनाक है, सरपेंट की तरह खतरनाक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो ही मस्ट बी किल्ड इन द बिगनिंग टू प्रोटेक्ट रोमन एम्पायर। और इसीलिए माना जाता है कि रोमन एम्पायर के स्टार्टिंग में ही जूलियस सीजर का कत्ल कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जिस दिन जूलियस सीजर की हत्या होती है उसी के ऊपर ये एक सेंटेंस है, बिवेयर द ईड्स ऑफ मार्च। बिवेयर द ईड्स ऑफ मार्च का आंसर लिखते वक्त हम सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस में बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। देखिए, दिस इज द लाइन विच हैज़ बीन अटर्ड बाय द सूटसायर इन द प्ले जूलियस सीजर। ये जो लाइनें हैं, बिवेयर द ईड्स ऑफ मार्च, सूटसायर जो हैं उनके द्वारा बोली जाती हैं जूलियस सीजर प्ले के अंदर। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर हु वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एंड पास्ड अवे इन 1616। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं। ये लाइंस बोली गई हैं सूटसायर के द्वारा। फिर हम लिखेंगे हमारे ड्रामेटिस्ट कौन है, इन लाइंस को कंपोज किसने किया है। तो हम बताएंगे दीज लाइंस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। उसके बाद में हम बताएंगे बच्चों विलियम शेक्सपियर का बर्थ कब हुआ और उनकी डेथ कब हुई। तो विलियम शेक्सपियर हु वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 and passed away on 23 April 1616. These are included in the रेफरेंस पोर्शन। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। इसके बाद में हम कंटेक्स्ट लेंगे। कंटेक्स्ट लेते वक्त हम बताएंगे कैसे ये जो सेंस है ये क्या कह रहा है इस लाइन का। इन दिस लाइन वी फाइंड अ सेंस ऑफ सजेशन विच क्रिएट्स द thoughts of blind faith and prophecy or prediction about the future of Caesar। यहाँ पे सूटसायर जो है वो एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, पूर्वानुमान, हम इंट्यूशन भी कह सकते हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं। वो एक ब्लाइंड फेथ जो है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये हमें यहाँ पे ज़रूर लिखना होगा। इन दिस लाइन हमारे पास में जो सेंस आ रहा है वो एक सजेशन का आ रहा है, जो ये बता रहा है कि कैसे आप ब्लाइंड फेथ कर लेते हो। हम कहते हैं ना अंधविश्वास, या फिर प्रोफेसी या प्रेडिक्शन हम कर लेते हैं कि सीजर का जो फ्यूचर है वो सूटसायर की लैंग्वेज में क्या हो रहा है। और इसको हम और क्लियर करेंगे हमारे एक्सप्लेनेशन पोर्शन में। क्लियर? The soothsayer, who is the well-wisher of Caesar, bewares him to stop his decision of Ides of March। हम क्या देखते हैं, सूटसायर जो कि जूलियस सीजर के बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं और हमेशा उनकी अच्छी कामनाओं में शामिल होते हैं। वो सीजर को मना करते हैं, वो सीजर को कहते हैं कि नहीं, आपको ईड्स ऑफ मार्च जो है उसको अटेंड करने के लिए सीनेट नहीं जाना चाहिए। और इस सूटसायर के संग में बच्चों एक और किसने मना किया था उनको, किसको ड्रीम आया था, बुरा सपना। किसे आया था बच्चों, बुरा सपना आया था
जूलियस सीजर की वाइफ कलपूर्निया को। वो भी हम कह सकते हैं सुपरस्टिशियस थी, बट हम कह सकते हैं कि उनका जो उस दिन का नाइटमेयर है, बैड नाइटमेयर था, वो भी यही कह रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। सेम सूटसायर ने भी प्रेडिक्ट यही चीज की थी। इट मीन्स ही फॉरबिड्स हिम टू गो टू सीनेट बिकॉज इट मे बी अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। क्यों? क्योंकि सूटसायर भी ये चाह रहे थे कि विलियम शेक्सपियर ने जो इनके मुंह से लिखवाया है, मुंह से लिखवाया का मतलब है जो इनके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है, और विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा है उसका मतलब यही है बच्चों कि कहीं ना कहीं सूटसायर सीजर को सीनेट जाने के लिए मना कर रहे थे। बिकॉज इट मे बी ए कॉन्स्पिरेसी। क्यों? क्योंकि उनके विरुद्ध कोई कॉन्स्पिरेसी होने वाली है, ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे थे सूटसायर। And he will have to lose his life. But Caesar does not consider such predictions by an ordinary person. और हम क्या देखते हैं, सूटसायर ने ये जो घोषणा की थी या उनका जो पूर्वानुमान था, इंट्यूशन था, वो ये था कि अगर सीनेट 8 ऑफ मार्च में जाते हैं, सीनेट में जाते हैं वो वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होगी कि जो सीजर है उनकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है वो अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठे। साथ ही वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जूलियस सीजर जो है वो वहाँ सीनेट में ना जाए। लेकिन हम जूलियस सीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बच्चों हम क्या देखते हैं, जूलियस सीजर जो है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन के द्वारा कही गई बात को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। और इसी को हम क्रिटिकल नोट में कंटिन्यू करते हुए जरूर बताएंगे। इन दिस स्टेटमेंट द प्लेराइट डिलीवर्स द masses to believe in the prediction or the prophecy because these are the calls of God। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को क्लियर करते वक्त विलियम शेक्सपियर जो हमारे प्ले राइट है, उन्होंने ऐसे मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें कहीं ना कहीं ये जो प्रेडिक्शंस होते हैं, ये जो पूर्वानुमान होते हैं, इनके ऊपर बिलीव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आवाज़ें होती हैं, ये आवाज़ें किसकी होती हैं बच्चों? गॉड की आवाज़ें होती है। And the indications of nature to protect a person from his misfortunes in near future। साथ ही कहीं न कहीं एक तरह से इंडिकेशंस होते हैं, इशारे होते हैं, हम कह सकते हैं ये इशारे जो हैं ये बताते हैं कि पर्सन, कोई भी पर्सन है, उसके संग में नियर फ्यूचर में क्या अनहोनी घटना होने वाली है। तो क्रिटिकल नोट में इन्हें हमें समाप्त ज़रूर करना होगा बच्चों। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बट दिस सेम डे एवरलास्टिंग फेयरवेल टेक। यहाँ पे ब्रूटस कुछ कह रहे हैं और भी यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। तो ये जो लाइनें हैं इनको हम आपको समझाएंगे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल नोट के माध्यम से। ओके, सबसे पहले हम रेफरेंस लेते हैं। अंडरस्टूड? अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों रेफरेंस में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। दीज लाइन्स हैव बीन अटर्ड बाय ब्रूटस। ये लाइनें किसके द्वारा बोली गई हैं? बट दिस सेम डे ये लाइनें बोली गई है ब्रूटस के द्वारा। एंड टेकन फ्रॉम द प्ले जूलियस सीजर। और कौन से प्ले से ली गई है बच्चों? ये ली गई है जूलियस सीजर प्ले के द्वारा, which has been composed by the dramatist William Shakespeare, who was born on 23rd April in 1564 and passed away on the same date in 1616। हमें बताना है कि ये जो लाइनें हैं ये जूलियस सीजर प्ले में ब्रूटस के द्वारा बोली गई है, और जो जूलियस सीजर प्ले है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। विलियम शेक्सपियर सर का जो बर्थ है वह हुआ है 23 अप्रैल 1564 में, और उनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 23 अप्रैल 1616 में। ओके, ये रेफरेंस का हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट लेंगे बच्चों। कॉन्टेक्स्ट लेते वक्त देखिए, इन दीज लाइन्स वी फाइंड द सेंस ऑफ फेयरवेल। इन लाइनों में ऐसे लग रहा है कि एक विदाई चल रही है। फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। ब्रूटस सेज हिज फ्रेंड्स टू मीट अगेन इफ दे रिमेन अलाइव आफ्टर द वे। ब्रूटस जो हैं वो अपने साथियों को कह रहे हैं कि अगर जिंदा होंगे तो हम फिर मिलेंगे।
एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे देते हुए ज़रूर बताना है कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। ओके, इन दीज लाइन्स ब्रूटस अपीयर्स शॉकिंग विद कैशियस एंड डिस्कसिंग अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ मार्च टू बी कंप्लीटेड। यहाँ पे जो ब्रूटस हैं वो ये लाइनें कहते हुए ऐसे लग रहा है कि वो कैशियस से बात कर रहे हैं इन लाइन्स में, और एक डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है रिवॉल्यूशन ऑफ मार्च जो कि कंप्लीट होना चाहिए। आपको पता है वहाँ पे क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हो रहा था। ही क्लियर्स दैट इट इज़ नॉट सर्टेन when they shall meet again, so that he hugs all the friends and says them goodbye or the last farewell because he is not certain about the victory. Okay, यहाँ पे जो ब्रूटस है एंटनी से लड़ाई करने जा रहे हैं। एंटनी ऑक्टेवियस एक पार्टी में है, ब्रूटस कास्का अलग पार्टी में है। तो जो ब्रूटस है वो एक तरह से क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी सर्टेन नहीं है कि हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे, और इसीलिए वो सारे अपने फ्रेंड्स को हग कर रहे थे। हग करने का मतलब होता है गले लगाना। तो सभी दोस्तों को गले लगा रहे थे, गुड बाय कह रहे थे, उनको विदाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा सर्टेन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हमें विजय मिल जाएगी, विक्ट्री मिल जाएगी। तो यहाँ ब्रूटस का जो एक होता है ना डर, उस डर की लाइनें यहाँ पे शेक्सपियर सर हमें बता रहे हैं। क्रिटिकल नोट में हमें ज़रूर बताना है कि ये जो लाइनें हैं इनको लिखने के पीछे विलियम शेक्सपियर सर की क्या भावना रही होगी। In these lines, the dramatist addresses the human being that one day we must have to leave this world. So, we ought to hug each other and live happily without indulging in this materialistic world. यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर सर हैं, भले ही सीनेट के मेंबर्स में कितनी उथल पुथल हो रही है, कुछ भी हो रही है, फिर भी ये जो लाइंस ब्रूटस के द्वारा विलियम शेक्सपियर सर ने कहलवाई है, इनके पीछे इंटेंशन यही था कि वो सभी ह्यूमन बींग्स को एड्रेस करना चाहते थे, उन्हें कहना चाहते थे कि हम सबको एक ना एक दिन तो इस संसार को अलविदा ज़रूर कहना है, और इसीलिए हमें एक दूसरे को गले मिल के रहना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो है इस मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को, भौतिकवादी जो हमारा संसार है, इसको किसी न किसी दिन अलविदा ज़रूर कहेंगे। तो ये बहुत ही मार्मिक लाइन थी जो कि शेक्सपियर सर ने हम सब के लिए गढ़ी थी, और हम कह सकते हैं कि इसमें एक बहुत ही बड़ा संदेश इनके द्वारा दिया गया था। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल नोट्स, इनके माध्यम से जो लाइंस का एब्रिविएशन करके समझाना है, उसके पीछे मोटो एक ही है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको लिटरेचर के जो यह पोर्शन है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला, यह क्लियर हो जाना चाहिए। होप आपको हमारा नॉवल जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा। होप आप इस चीज़ को इजीली समझ पाए होंगे कि जो जूलियस सीजर है उसको लिखने के पीछे विलियम शेक्सपियर सर ना सिर्फ राजनीतिक घटनाएं लिख रहे हैं, उन्होंने युद्ध का वर्णन किया है। ना सिर्फ युद्ध का वर्णन किया है, उन्होंने सोसाइटी का वर्णन किया है। ना सिर्फ सोसाइटी का वर्णन किया है बच्चों, उन्होंने वर्णन किया है ह्यूमन बीइंग्स और उनके थॉट्स का। ना सिर्फ इस चीज़ का, बल्कि उन्होंने वर्णन किया है इंट्यूशंस का, नाइटमेयर्स का, बैड नाइटमेयर्स का, और कहीं ना कहीं प्रेडिक्शंस का। हम बात कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग विधाओं को यूज़ करते वक्त ड्रामेटिस्ट ने इस चीज़ को रचा है। इसको अलग अलग टाइम बीइंग प्ले के रूप में बहुत बार स्टेज पे भी परफॉर्म किया गया है। तो होप आप सबको इसे समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट नॉवल हम आपके संग फिर शेयर करेंगे, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।